हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे पहले आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ आपने देखे थे। तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो ग्राफ देखे थे वो साई स्क्वायर वर्सेस आर देखे थे कि किस तरीके से जो आपका, जैसे बनस ऑर्बिटल के लिए बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, आपका न्यूक्लियस के निकट बहुत ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे आपकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाती है। क्लियर? तो जो हमारे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ थे, उसमें क्या होता है कि साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ होते हैं। क्लियर? साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर कह सकते हैं कि किस न्यूक्लियस के चारों ओर कोई एक ऐसा पॉइंट, ये कहने का अर्थ है कि कोई एक ऐसा पॉइंट, या कह सकते हैं कि स्मॉल वॉल्यूम, या ये कह सकते हैं यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर होती है। तो साई स्क्वायर क्या होती है? साई स्क्वायर होती है यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। कहानी समझ आई? तो साई स्क्वायर को क्या कहेंगे? यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर कहलाती। रेडियल प्रोबेबिलिटी में जो ग्राफ आएंगे वो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी उससे थोड़े से अलग रहेंगे। इसको थोड़ा समझना है कि क्यों अलग हैं ग्राफ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आर रेडियस का एक स्पेयर है। यहाँ पर जो आपका ये जो आपका स्मॉल आर है, तो इसका अर्थ है जो वाइट कलर का है, ये आर रेडियस का आपका एक स्पेयर है। क्लियर? और इसी स्पेयर के ऊपर सेंटर सेम रहेगा, ये आपका कॉन्सेंट्रिक स्पेयर रहेगा, सेंटर तो आपका यही रहेगा। और इसके ऊपर आपका ये डी आर थिकनेस की एक स्पेरिकल सेल ली गई है। यानी कहने का अर्थ है कि एक स्पेयर आपका आर रेडियस का है और इसके ऊपर डी आर थिकनेस का एक स्पेयर और है। तो यानी कुल मिलाकर ये जो अंदर वाला पार्ट है ये स्पेरिकल सेल बन गई। ये बिल्कुल वैसे समझ लो जैसे साइकिल का ट्यूब होता है ना, ये बिल्कुल अंदर का जो सेल है। क्लियर? ये हमारी क्या हो गई? आपकी स्पेरिकल सेल हो गई। ये क्या आपकी है? स्पेरिकल सेल। और इसी स्पेरिकल सेल पर हमको कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि आर रेडियस का एक स्पेयर है और इसके ऊपर डी आर थिकनेस यानी मोटाई का एक स्पेयर और खींच दिया गया। तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है, इस वॉल्यूम में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए रेडियल सेल। किसी रेडियल सेल में जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है बिटवीन स्पेयर्स ऑफ रेडियाई आर एंड आर प्लस डी आर। ध्यान रखना, यहाँ पर दो स्पेयर हैं, एक आर रेडियस का स्पेयर है और एक आपका स्पेयर है आपका आर प्लस डी आर। भाई अगर हम दो स्पेयर निकालना चाहें तो एक आर रेडियस का है और दूसरा जो स्पेयर मिलेगा वो आर प्लस डी आर रेडियस का होगा। कितने का होगा? आर प्लस डी आर रेडियस का। यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई? आर प्लस डी आर रेडियस का। क्लियर? तो कह रहा कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? आपका टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए रेडियल सेल बिटवीन स्पेयर। आप यहाँ पर दो स्पेयर है, एक आर रेडियस का और एक आर प्लस डी आर। इन दोनों स्पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात कह रहा है। कर डी आर जो है इज एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस। यहाँ पर जो डी आर है ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। डी आर जो आपका जो सेल है, बीच का जो वॉल्यूम है, ये जो गैप है, ये जो आपका डी आर है बहुत आपका छोटा है और इसी में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात कह रहा है। अब बात आ रही है द वॉल्यूम ऑफ दिस स्पेरिकल सेल इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जो आपका स्पेरिकल सेल है, इस स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होगा? तो जब इसका वॉल्यूम आप निकालने जाओगे तो सबसे पहले आपको इस स्पेयर का वॉल्यूम कितना है तो वॉल्यूम होगा एरिया कितना होगा? तो एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस या मोटाई, जो भी आप कहें। क्लियर? तो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर
और थिकनेस होगी dr। तो ओवरऑल अगर वॉल्यूम यहाँ पर कैलकुलेट करोगे कि इस स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो उसका तरीका है एरिया मल्टीप्लाई थिकनेस। तो एरिया बेटा कितना है आपका 4πr², स्पेयर का एरिया 4πr² होता है और यहाँ पर मोटाई कितनी है dr, तो वॉल्यूम हो जाएगा 4πr² dr। कहानी समझ में आई। अब इसी स्पेरिकल सेल में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात करेंगे। दोबारा फिर समझिए, हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक r रेडियस का स्पेयर है, क्लियर, और दूसरा स्पेयर है r + dr। तो इसके बीच में ये जो गैप है, इसी गैप में, इसी वॉल्यूम में, इसी एरिया में, इसी जगह में हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात करेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी में। कहानी समझ में आ रही है ना। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस वॉल्यूम को हालांकि मैंने यहाँ पे तो डायरेक्ट टर्म यूज़ कर ही दिया है, अगर फिर भी अगर आप चाहो कैसे कैलकुलेट किया गया, तो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका है कि हमारे पास दो स्पेयर हैं, एक r रेडियस का स्पेयर है और दूसरा जो स्पेयर है वो आपका है r + dr का। तो तरीका एक है कि बड़े वाले स्पेयर से छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम कम कर दो, यानी बड़े वाले स्पेयर से, जो बड़ा स्पेयर है उस बड़े स्पेयर से छोटे वाले स्पेयर का वॉल्यूम क्या कर दो, माइनस कर दो। जो बचेगा वो आपका स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल क्या है, तरीका वही 4/3πr³। तो बड़ा वाला जो स्पेयर है उसका रेडियस कितना है, r + dr, r + dr। तो यहाँ पर 4/3πr, r + dr का होल क्यूब माइनस 4/3πr³। यहाँ पर a + b का होल क्यूब आप ओपन करेंगे, 4/3π कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ पर r³ + dr³ + 2r 3r, क्योंकि होता क्या है a³ + b³ + 3ab × a + b, कुछ ऐसा होता है ना। इसको ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट होंगे, कुछ इस तरीके से बचेगा। इसमें आपका 3r² dr, सॉरी यहाँ पे 3r² dr² ये वाला और dr³, इन दोनों टर्मों को हम लोग क्या कर देंगे, निग्लेजिबल कर देंगे। जो बचेगा टर्म वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 4/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेडियल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल आया वो आपका कुछ 4πr² dr आ जाएगा, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि अगर आप लोग इसको कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे हो तो इस स्पेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा, 4πr² dr। लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाह रहे हो कि कैसे निकल के आया, तो इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर। तो ओवरऑल ये हमने वॉल्यूम ऑफ द सेल निकाल लिया, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको तो निकालना है कि ये जो रेडियल सेल है, ये जो आपकी स्पेरिकल सेल है, इस स्पेरिकल सेल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना। क्लियर। साथ में आपको ये बताना चाहेंगे कि जो साई² होता है वो एक यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी में फ़र्क इतना ही है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी वो किसी एक पॉइंट पर, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से r डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, साई²। लेकिन रेडियल प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कैलकुलेशन, जब रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और ये r डिस्टेंस, ये मैंने पूरा स्पेयर ले लिया, क्लियर, ये पॉइंट P है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, साई²। क्लियर। लेकिन जब पूरे वॉल्यूम की बात होगी, पूरे वॉल्यूम की बात होगी, पूरे रीजन की बात होगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं रेडियल सेल की बात कर रहे हैं, तो रेडियल सेल का यहाँ पर हमने वॉल्यूम निकाला, वो कितना आया, 4πr² dr। तो ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी साई² होती है, लेकिन जब हमें पूरे रीजन का, जब पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो उसका तरीका क्या होता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी बराबर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जो हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होता है, साई², और इसको मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ द रेडियल सेल। जो आपकी रेडियल सेल है ना, जो आपकी रेडियल सेल है उसका वॉल्यूम कितना है, जो भी हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है, तो यहाँ पर साई² × 4πr² dr हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जो आपका rp निकल के आया, रेडियल प्रोबेबिलिटी निकल के आई, वो क्या निकल के आई, 4πr² साई² dr। क्लियर। अब बात यहाँ पर आ रही है कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी का अगर टर्म देखा जाए तो टर्म आपका केवल रेडियल प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो केवल 4πr² साई² होगा, dr को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन होगा वो केवल इतना होगा। क्लियर।
देखिए तो ओवरऑल रेडियल प्रोबेबिलिटी आप समझ में आ गई। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर, ये पूरा जो कंप्लीट टर्म निकल गया है इसी को क्या कहेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो कभी भी जब रेडियल प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना कोई पूछे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और रेडियल प्रोबेबिलिटी में क्या फ़र्क है, तो उसको सामने वाले को यही बोलना कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर होती, किसी एक पॉइंट पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती साई स्क्वायर, लेकिन जो रेडियल प्रोबेबिलिटी होती बस फ़र्क इतना है इसमें पूरे रीजन का निकालते हैं, पूरे रीजन का निकालते हैं, पूरे इस एरिया का निकालते हैं, क्लियर। तो वहाँ पर क्या होता है, साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कि वो किस तरीके का शेप बन रहा है। चूँकि यहाँ पर स्पेयर है तो यहाँ पर हम सेल के अंदर निकाल लें, तो सेल का हमें क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम, तो वो वॉल्यूम से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब बात आती है कि हमको ग्राफ पढ़ने हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जो रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो आपका 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर ये आपका है, क्लियर। इसको आपको रखना है एक्स कोऑर्डिनेट पर और डिस्टेंस को रखना आपको इसको रखना बाई कोऑर्डिनेट पर और डिस्टेंस को रखना एक्स कोऑर्डिनेट पर। और इन दोनों टर्म को एक्स वाई पर रखने के बाद जो ग्राफ बनाएंगे उन्हीं ग्राफ को बेटा क्या कहेंगे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या कर्व। दोबारा फिर समझिए कि ये जो आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है और डिस्टेंस आर, इन दोनों को लेकर एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ग्राफ निकल के आएंगे उन्हीं को कहेंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या कर्व। कहानी समझ में आ रही ना। अब आइए ग्राफ स्टार्ट करते हैं। आपके सामने 3 ग्राफ हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर चाहे आप साई स्क्वायर से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करो या आर से रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर। तो आर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है या साई स्क्वायर से, क्लियर। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए, पहले ग्राफ में हम आपको बताना चाहेंगे ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, बाई कोऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट पे आपने रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ले लिया है और आपने एक्स कोऑर्डिनेट पर डिस्टेंस ले ली है न्यूक्लियस से। अब यहाँ पर देख रहे हैं इस ग्राफ से क्या निकल के आ रहा है। ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो न्यूक्लियस से दूर जाने पर धीरे धीरे क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। और एक पीक पर जाने के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लगती, कम होने लगती है। यहाँ पर देखा गया है कि न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम या इसको सिंपल 0.53 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, मात्रा है, वो सबसे ज़्यादा है, क्लियर। ये वाली आपकी जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ये किसके लिए है, बर्नस ऑर्बिटल के लिए, क्लियर। और यही बोहर ने भी सिद्ध किया था कि जो आपका 0.53 एंगस्ट्रॉम पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यही बोहर की फर्स्ट ऑर्बिट की ये कैलकुलेशन थी जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए इसको कैलकुलेट किया था, क्लियर। और ये आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी यहाँ पर बोल रहा है कि 0.53 एंगस्ट्रॉम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब हम मूव करते हैं 2s की तरफ। तो 2s में भी यही आपका रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर वर्सेस आर, क्लियर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेकंड में देखिए इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0.89 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम हुई, फिर आपकी एकदम डाउन हो गई है। लगातार आपकी क्या हो रही है बेटा, यहाँ से ये आपकी ये वैल्यू आपकी लगातार क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है और डिक्रीज होने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, इसको कट कर गई है। कट करने का अर्थ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, जिस पॉइंट पर, जिस लोकेशन पर, हम उसको नोड कह देते हैं। नोड, नोडल पॉइंट, नोड, क्लियर, नोडल सरफेस। ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। फिर इसके बाद फिर दोबारा फिर आगे बढ़े और धीरे धीरे देखा कि इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी और ये आपकी 2.7 एंगस्ट्रॉम, यानी पहले की जो आपकी निकल के आई थी डिस्टेंस, उससे लगभग 5 गुनी डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। और उसके बाद क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर आपकी क्या हो गई, डाउन हो रही, लगातार ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। इसी हिसाब से अगर हम 2p की तरफ मूव करें तो 2p में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2p के लिए लगातार क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और ये
2.1 एंगस्ट्रॉम पर मैक्सिमम हुई, फिर आपकी लगातार आपकी क्या हो रही, कम हो रही है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो 1s में कोई नोड आपको नहीं मिल रहा है, 2s में एक नोड मिल रहा है और 2p में आपका कोई नोड नहीं है। क्लियर। चलिए अब बात आ रही है कि जो आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के जो ग्राफ देखे थे वो ग्राफ कहाँ से आते थे, वो ग्राफ आपके ऊपर से नीचे की तरफ आते थे। क्लियर। यानी न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती थी, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार कम होती थी। तो आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहाँ पर क्या होता, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की बात होती है। लेकिन जो आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ है, इनमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, पूरे रीजन की बात करते हैं। तो जब पूरे रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती। इस वजह से इनके ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट किए जाते हैं, यही कारण है। इसका एक रीजन और भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे आप जानते हैं जो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये r स्क्वायर 4πr² dr, या r स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे हम लोग, साई स्क्वायर से। तो साई स्क्वायर 4πr² dr। क्लियर। यहाँ पर मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पर r की वैल्यू 0 रख दी, r क्या है बेटा, r है न्यूक्लियस से डिस्टेंस, अगर हम ये r 0 रख दें तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। कहने का अर्थ हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राफ कि ये r स्क्वायर साई स्क्वायर, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, मैक्सिमम है, और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है बेटा, आपकी कम हो रही है। क्लियर। ये तो r स्क्वायर और साई स्क्वायर के टर्म में है। अगर हम यहीं से r स्क्वायर के टर्म में ग्राफ प्लॉट करें, वैसे r स्क्वायर तो मालूम है, r क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर हम ये तो r स्क्वायर साई स्क्वायर के टर्म में क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लगातार आपकी कम हो रही है। और अगर हम r स्क्वायर के टर्म में ग्राफ प्लॉट करें तो एक पैराबोलिक आपको मिलेगा। कैसा मिलेगा, एक पैराबोलिक कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर एक ही फिगर में दो चीजें मिल रही हैं कि r स्क्वायर साई स्क्वायर के केस में ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा फिर लगातार ये कम हो रही है। लेकिन r स्क्वायर का डिस्टेंस के स्क्वायर के टर्म में ग्राफ प्लॉट करेंगे, कुछ आपको पैराबोलिक आपको मिलेगा। क्लियर। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट बनाओगे तो रिजल्टेंट आपका कुछ इस तरीके से आएगा। वो रिजल्टेंट क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास कम है और धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर जाने पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर ये आपकी सबसे ज़्यादा होगी, फिर आपकी लगातार ये कम होने लगेगी। यानी कहने का अर्थ हुआ है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी के जो ग्राफ होते हैं, क्लियर, वो हमेशा चाहे 1s हो 2s हो 2p हो, किसी के लिए हो, वो हमेशा ओरिजिन से ही स्टार्ट किए जाते हैं। कारण क्या है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी में पूरे रीजन की बात होती है। किसकी बात होती है, पूरे रीजन की बात होती है, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कुछ इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि 1s ऑर्बिटल के लिए इस ग्राफ को दिखाया गया है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि न्यूक्लियस से 0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 या कम है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाती है त्यों इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी में वृद्धि होती है, और एक फिक्स डिस्टेंस पर, एक डेफिनेट डिस्टेंस पर, क्लियर, ये मैक्सिमम होती है। यानी एक फिक्स डिस्टेंस पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती। इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। ध्यान रखना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रॉन के यानी जिस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसको रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। क्लियर। आगे मूव करते हैं। करा हाइड्रोजन एटम के लिए ये डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट की गई थी, 0.529 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसी डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, ये डिस्टेंस फर्स्ट बोहर रेडियस के इक्वल होती है, जो बोहर ने रेडियस कैलकुलेट की थी हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये वही रेडियस है। क्लियर। इसको क्या कहते हैं, बोहर रेडियस बोलते हैं। इसको बोलते हैं बोहर रेडियस। लेकिन इस रेडियस का यहाँ पर क्या मीनिंग है कि न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे देख, थोड़ा सा कलर को चेंज करें, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है। जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्लियर। उसका जैसे ही आगे बढ़े इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, आपकी फॉल हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी डिक्रीज होने लगी। ये जो डिस्टेंस होगी, इसी डिस्टेंस को क्या कहते हैं, बोहर रेडियस। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स क्या हैं आगे, हालांकि इसके लिए अलग से मैंने लेक्चर बनाया है, तो इसको फिलहाल में यहाँ समझ लेते हैं। जब आया है यहाँ पर 1s में देखिए, तो 1s में आप देख पा रहे हैं कि कोई नोड नहीं है। क्यों नोड नहीं है, कारण क्या है कि
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर साई वर्सेस आर के टर्म में देखें तो आप देख रहे हैं कि ये न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे निकट है, सबसे ज़्यादा। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी डिक्रीज होने लगती है 1s के टर्म में। ऐसे 2s के टर्म में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के निकट बहुत ज़्यादा है, फिर धीरे 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 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी कम हो रही है और यहाँ पर एक कट कर रही है। इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। इन वाले पॉइंट को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री आपका क्या हो गई, निगेटिव में चली गई। क्यों? क्योंकि साई का वैल्यू आपका पॉजिटिव भी होता है और आपका निगेटिव भी होता है। क्लियर? ऐसे ही हम 3s के लिए देखें तो 3s में देखिए यहाँ पर एक बार कट किया और एक बार आपका यहाँ कट किया, यानी यहाँ पर आपके नोड कितने मिलने वाले हैं, 2 नोड मिलने वाले हैं। नोड ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी 0 होती है। क्लियर? अगर हम यही ग्राफ साई स्क्वायर वर्सेस आर देखें तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस से दूर जाने पर बढ़ रही है। एक हाइट पर, एक मैक्सिमम डिस्टेंस पर मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर ये धीरे धीरे क्या होगी, डाउन होगी। ऐसे ही 2s के लिए देखें तो आप न्यूक्लियस के निकट हाई हो गई, फिर क्या हो रही, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही और यहाँ पर एक कट कर रही है। ये पॉइंट नोड कहलाता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाती, फिर धीरे 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 आपकी इंक्रीज होती, फिर आपकी डाउन हो जाती। ऐसे 3s में भी वही सीन है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, कम है, फिर ये आपकी इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, नोड ये मिला, फिर आपका इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, नोड ये मिला, फिर आपकी इंक्रीज होने लगी, फिर आपकी डिक्रीज होने लगी। तो यहाँ पर नोड आपके कितने हैं, 2, यहाँ पर नोड 1 है और यहाँ पर नोड 0 है। ओवरऑल अब इसको कंप्लीट देख लेते हैं। अब देखिए 1s में कोई नोड नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के निकट बहुत ज़्यादा होती है, तो 1s में किसी तरीका का कोई नोड नहीं होता है। हालांकि इसको कैलकुलेट करके भी निकाला जाता है, लेकिन अभी हम केवल चित्रों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर नोड नहीं है, यानी यहाँ पर नोड की अगर देखी जाए संख्या 0 है। लेकिन 2s में आपको आप देख रहे हैं कि जो आपको जो ब्लू कलर के वाइट कलर के जो आपको स्पॉट जैसे दिख रहे हैं, तो आप देखते हैं 2s के लिए ये जो वाइट स्पॉट है ना बेटा, यही हमारे नोड कहलाते हैं। ये नोड का अर्थ है कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं, कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। तो आप चित्र में भी देख रहे हैं कि 2s में यहाँ पर कट कर रहा है। जब साई वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो यहाँ पर नोड इतना मिल रहा है, एक नोड मिल रहा है। और यही ग्राफ अगर साई स्क्वायर वर्सेस आर करेंगे फिर भी आपको नोड कितना मिलेगा, एक नोड मिलेगा। तो 2s में नोड कितने होते हैं बेटा, 2s में नोड 2 होते हैं, जो आप बाकायदा खूबसूरत तरीके से चित्र में देख पा रहे हैं कि 2s में जो वाइट कलर का आपको दिख रहा है, यही क्या है बेटा, आपका नोड है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं 3s की तरफ। 3s में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वाइट कलर के कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 नोड हैं। कितने नोड हैं, 2 नोड हैं। क्लियर? इनको हम लोग रेडियल नोड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियल नोड, क्योंकि रेडियल नोड किस पर डिपेंड करते हैं, रेडियस पर। पिछले लेक्चर में आपने बताया था, आपने पढ़ा भी था कि साई के 2 पार्ट होते हैं, एक रेडियल पार्ट होता है, क्लियर, जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, दूसरा होता है एंगुलर पार्ट जो आपका किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड करता है। यानी साई जो है ये डिस्टेंस, साई का जो फंक्शन है, यानी साई के कह सकते हैं 2 पार्ट, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। क्लियर हो गया? तो जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है वो रेडियल पार्ट, जो एंगल पर डिपेंड करता है वो एंगुलर पार्ट। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 3s में आप देख रहे हैं कि ये कट कर रहा है और ये कट कर रहा है। नोड यहाँ पर 2 हैं क्योंकि ये ग्राफ साई वर्सेस आर है, लेकिन साई स्क्वायर वर्सेस आर करेंगे, इसमें भी आपके कितने नोड मिलने वाले, 2। तो इन चित्रों में आप देख पा रहे हैं कि 1s में कोई नोड नहीं, 2s में एक नोड है और 3s में आपके 2 नोड हैं। क्लियर? इनको कैलकुलेट भी किया जाता है। इनके जैसे यहाँ पर 1s में कोई नोड नहीं, नो नोड, 2s में एक नोड है और 3s में 2 नोड हैं। क्लियर? ये जो कैलकुलेशन है हम आगे चल के जब हम इसका अलग से मैंने लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर में इसको बहुत कंप्लीट अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।